इस कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को अकेली सोते हुए देखते हैं। जब यह लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वो चेक करने के लिए उठी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सर को तकिए में दे मारता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है, आपको क्या हुआ? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा था। अब वो अपना चेहरा अपनी बेटी के सामने ले आता है और वो बोलता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये लड़की अपने बाप की इन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अब ये आदमी उस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और तभी उसका फादर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है हम लोग लड़की की माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मेरी है। मेरी यहाँ बैठे बैठे ये सोच रही थी, कल रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ क्या मुझे वो सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए। तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते की टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद उन लोगों के फादर भी यहाँ आकर बैठ जाते हैं और यहाँ आकर वो ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मेरी मन ही मन में ये सोचती है, कल रात को तो ये मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं? उसके बाद मेरी टेबल से उठती है और यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मदर यहाँ आकर खाने को जोर से टेबल पर दे मारती है। यहाँ पर माँ बहुत ही अजीब तरीके से खाने को खाती है, जैसे कि उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया हो। माँ को ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देखकर उसके बच्चे डरते हैं। तभी उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है, खाने में बहुत नमक है। तभी माँ उस खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर उस फैमिली के साथ में इतनी अजीब वाकयात क्यों हो रहे हैं? असल में उस फैमिली ने जब से एक नए कॉटेज में शिफ्ट किया है तब से उनके साथ में अजीब सी वाकयात हो रहे हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में कोई अजीब सी स्टैचू लगा देते हैं तो कभी कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है। वही फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ में अजीब सी हरकतें करता है। इसके अलावा माँ भूखे भेड़िए की तरह खाने को खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा उस खाने को खाना नहीं चाहता और वो अपने बाप की तरफ देखता है। बाप कहता है, अगर तुम उस खाने को खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। बाप की ये बात सुनकर माँ उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेटें भी जमीन पर दे मारती है। ये सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो अपने बेटे पर चिल्लाकर कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खाया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। बाप और बेटी को समझ नहीं आ रहा होता कि माँ को आखिर क्या हो गया है, लेकिन ये सब तो बस शुरू थी। उधर मेरी जब बाथरूम में नहा रही होती है तभी कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशा साफ करके देखती है तो अचानक अपनी बहन को वहां देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें कमरे में होती हैं। तभी छोटी बहन ईना मेरी को बताती है कि कैसे हर रात उनके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। ये बातें सुनकर मेरी को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके साथ भी हर रात कुछ ऐसा ही होता रहा है। ये दोनों अभी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक उनके डैड कमरे में आ जाते हैं। उनके डैड उन दोनों की सारी बातें सुन चुके होते हैं। अचानक वो एक चाकू निकालते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं। मेरी उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा देती है और दोनों जान बचाकर कमरे से भागने लगती है, लेकिन फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मेरी के बाल पकड़ लेते हैं। वो कुछ लम्हे उन दोनों को घूरते हैं और फिर मेरी को उठाकर जोर से फेंक देते हैं। मेरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और शदीद चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं उसकी बहन ईना खौफजदा होकर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे। उधर डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक भारी हथौड़ा लेकर वापस आते हैं। तब तक मेरी को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन ईना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है सामने उसके डैड हथौड़ा लिए खड़े होते हैं। वो हथौड़ा उठाकर मेरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी ईना जोर से चिल्लाती है। इस चीख की वजह से डैड एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं। ईना एक बैट उठाकर अपने डैड के मुंह पर पूरी ताकत से मारती है, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि डैड को कुछ भी नहीं होता। उस लम्हे दोनों बहनों को एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक दरिंदा है, जिससे अब जिंदा बचने के लिए लड़ना ही वाहिद रास्ता है। उसके बाद उन्होंने एना पर भी हथौड़े से हमला किया। एना जैसे ही नीचे झुकी, हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है, तभी नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके डैड की थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज को सुनकर ये आदमी हथौड़े को फेंकता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डैड जैसे ही ऊपर आते हैं यहाँ का नजारा देखकर वो डर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डर कर पीछे हट रही थी। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आता है और वो दीवार में बने हुए सुराख को देखते हैं। डैड उन दोनों से डांट कर ये पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी? लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देती।
तभी उनका भाई कमरे से निकलकर उनके पास में आता है। तभी मेरी और एना उसे भागने के लिए कहती हैं। उसी वक्त एक औरत यहाँ आकर उस हथौड़े को उठाती है जो कि उनकी माँ थी। डैड अपनी वाइफ को देखते हैं, तभी वो अचानक से उन पर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। माँ यहाँ पर बहुत डरावनी मुस्कुराहट करती है और वो टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती है। नीचे से फिर से किसी औरत की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी असली माँ की थी। वो यहाँ आकर उन सब से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब सब लोग उनसे डरने लगते हैं। ये लोग डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अब उस रूम में कोई नहीं था। उसके बाद ये लोग फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। माँ अपनी बेटियों के पास में जाकर पूछती है क्या हुआ है, लेकिन एना और मेरी अपनी माँ से बहुत डर रही थी। उसके बाद डैड अपने भाई को अपने घर पर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च में एक पादरी था। चर्च के फादर यहाँ आकर उन्हें और भी ऐसी ही वाकयात के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई उन सब में यकीन नहीं करता था। रात को ये सब लोग ये फैसला करते हैं कि ये सब लोग एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन रात में उनके छोटे बेटे को टॉयलेट आती है। वो बगैर किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वो एक चाकू को उठाकर अजीब सी मुस्कुराहट करता है। वो फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसा करने में किसी चीज ने रोक दिया हो। आज की रात आराम से गुजर गई। फादर इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। अब ये सब लोग वहां जाकर दुआ करने का प्लान बनाते हैं। ये सीनियर फादर इस काम में बहुत माहिर थे। फादर अपनी टीम के साथ में शाम में वहां जाने का प्लान करते हैं। अब ये लोग उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवे ने उनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का आगे का शीशा डैमेज हो जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी मेरी को बेड से बांध देते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं उन सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर में आते हैं। वो उन लोगों को ये बताते हैं सब फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना होगा। यहाँ पर मेरी को बेड से बंधा हुआ देखकर फादर अपना काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अकेले डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। इसलिए उन्हें ये डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तब वो अपने भाई के फैमिली को भी खो देंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई रोते हुए उससे कहता है तुम अपना काम करो, हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल्स को जलाते हैं और मेरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। मेरी होली वाटर की वजह से चलाने लगती है। इसके बाद फादर मेरी के सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और उसके बाद वो उसे एक छुरी से मारने लगते हैं। मेरी दर्द से चलाने लगती है। वो पूछती है वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मेरी के डैड से ये पूछता है क्या तुम अब भी इस इलाज को जारी रखना चाहते हो। ये सब देखकर मेरी के डैड रोने लगते हैं। जब एक छुरी टूट जाती है तब पादरी दूसरी छुरी निकालता है। मेरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस जगह को देखते हैं जहां यहाँ आने वाले फादर्स का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। जैसे ही वो लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में जोरों से धमाका होता है। इन सभी लोगों के बीच में मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है। इसका मतलब ये था कि वो आदमी जो कि अभी मैरी के घर पर है वो कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसलिए वो मैरी को बेवजह दर्द दे रहा था। लेकिन अब मैरी की माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है ये कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी तो मर जाएगी। इसके बाद वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मैरी को ना मार सके, लेकिन डैड इसकी बातों को नहीं सुनते और वो अपनी बीवी को जोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं तुम इस रस्म को जारी रखो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास में जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वो अपने भाई की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को समझ में आ जाता है। इसके बाद वो शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वो शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो शैतान डैड को मारने वाला था तभी असली फादर यहाँ पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो बुरी रूह यहाँ चली जाती है। मैरी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई थी। इसके बाद वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं जिससे मैरी के जिस्म से शैतान निकलकर भागने लगता है। फादर इस शैतान को अपने जिस्म के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर इसका भाई टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने पर घुसा देता है। ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। आखिर में ये फैमिली सही सलामत बच जाती है और इसके साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।